एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइल्ड क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या। आ जाइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 8। यहाँ पर हम मिल रहे हैं और क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज यहाँ पर मैं आपका पेपर 1 लेकर आई हूँ। पेपर 1 की ये दूसरी क्लास है जहाँ पर मैं शैक्षिक मापन से संबंधित और जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सिलेबस अच्छा है, 50 नंबर का पेपर है, 40 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर पासिंग है। ये सारी डिटेल आपको पता है फ्रेंड्स। अगर आपका पेपर मई में हो जाता है, अगर मान लीजिए एक चांस हम मान सकते हैं कि पिछली बार भी मई में हुआ था, तो इस बार भी लास्ट मई तक हो सकता है कि हो जाए। तो आप अब उसके लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी में, क्योंकि वक्त नहीं है। मार्च में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा उम्मीद के हिसाब से, और मई लास्ट तक पेपर हो जाएगा। तो उसके लिए अब आप लोग प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि अगर उधर यूपी टेट का फॉर्म आ गया तो आप उसमें लग जाएंगे, क्योंकि आपको भी सुपर टेट में बैठने का फिर हो सकता है मौका मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय आपके साथ है वो आपके लिए काफ़ी टेक्निकल, एकदम मतलब फंसाएगा आपको। इसीलिए आप पहले से हर एक चीज़ को कवर करते चलिए और पढ़ते चलिए। मैं अभी तक जो डिले थोड़ा कर रही थी, रीज़न ये था कि सीटेट का एग्ज़ाम आप लोगों के हैं, तो वो एग्ज़ाम की वजह से बच्चे बहुत सारे नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि वो एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, बताया जाएगा। और मैं यूपी टेट की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ। जहाँ तक है कि आपको ये क्लास का जो टाइमिंग है वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूँगी, और क्लास आज से ही मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे भी सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि वो भी आपको पढ़ना है। तो एक क्लास आपको उसकी मिलेगी और एक क्लास आपके ये सेमेस्टर की मिलेगी, ताकि आपका सेमेस्टर का भी जो छोटा सा कोर्स है वो होता रहे, और साथ ही साथ आपका जो बड़ा एग्जाम जिसको जो एक टारगेट पॉइंट है वो कवर होता रहे। तो इस स्ट्रेटेजी से मैं चल रही हूँ, जिसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी पंक्चुअलिटी मेंटेन करके क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे मेल कर सकते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। बहुत जेन्युइन कोई दिक्कत है नहीं तो मेल करिए, रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, पोल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और संबंधित जो न्यूज़ है जो नहीं शेयर हो पाती वो भी आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेनी है वो टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स रेडी हो चुकी है। आइए देखते हैं शैक्षिक मापन के बारे में क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आपका बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। आइए बढ़ते हैं। मैं आपको पहली क्लास जितने ली थी, बहुत सारी बातों को मैंने आपसे बताया था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर रिवीजन कर रही हूँ। जैसे कि आप जैसे पूछते हैं, प्रश्न बनता है कि शैक्षिक मापन क्या होता है, शैक्षिक मापन से आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने उस दिन की क्लास में इंट्रोडक्शन भी दिया था, बहुत सारी परिभाषाएं बताई थी। आपको मैं आज फिर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जैसे कोई पूछता है कि शैक्षिक मापन क्या होता है, तो आप कहेंगे, कह सकते हैं कि शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में जो उसकी अंदर की क्षमताएं होती है, उसके अंदर की जो एबिलिटी होती है, उनकी जो उपलब्धियां होती है उस बच्चे की, उसका एक मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। कि आप उसको जो भी उसके अंदर क्षमता है, जब आप उसको माप कर एक नंबर दे देते हो कि ये 15 पाया है 20 में से, ये 20 आउट ऑफ 20 पाया है, तो ये जो नंबर आपने जिस बेसिस पे दिया है वो उसकी योग्यता के बेसिस पे दिया है। तो ये आपने उसका क्या, उसका शैक्षिक मापन किया। छात्र के अंदर जितनी भी योग्यताएं होती हैं, जितनी भी दक्षताएं होती हैं, उन सब का जब हमें परिणाम स्वरूप एक मापन, एक नंबर के रूप में निकाल कर दिखा देते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, मापन कहलाती है। तो मापन यही छोटी सी परिभाषा है, आप पॉइंट को पकड़ना सीखें। अब जैसे आप कह सकते हैं कि इनकी बहुत सारी बातें हैं कि मापन जो होता है, वो मापन बच्चों की जो जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी दक्षताएं हैं, जितनी योग्यताएं हैं, जिनका उतना गुणात्मक चीज़ें, जितनी मात्रात्मक चीज़ें, आप उसको माप कर एक मापन की संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए शैक्षिक मापन किया जाता है, और शैक्षिक की फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको समझनी है। आप आराम से बता लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब मैं आज जो टॉपिक इसके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है यहाँ पे शैक्षिक मापन के कार्य, कि जो शैक्षिक मापन हो रहा है इसका कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है। तो आइए मैं आपको एक एक पॉइंट बताती हूँ। कार्य की बात करते हैं तो भविष्यवाणी पहला। भविष्यवाणी मतलब प्री एजम्पशन इन इंग्लिश में, ठीक है, कि हम पहले से एक सोचते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मापन के द्वारा शिक्षक और वैज्ञानिक दोनों, मनोवैज्ञानिक दोनों, छात्रों के भविष्य में होने वाले व्यवहार का पूर्व कथन या पूर्व अनुमान करते हैं। क्योंकि जैसे कोई बच्चा फर्स्ट में फर्स्ट आया, सेकंड में भी फर्स्ट आया, थर्ड में, तो हम एक हमारे मन में एक थॉट प्रोसेस बैठ जाता है कि हमेशा टॉप रैंक में, टॉप 3 में, टॉप 3 में, टॉप 3 की लिस्ट में। तो वो कैसे, आपके पीछे के जो रिजल्ट है, आपकी जो क्लास की परफॉर्मेंस है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, हर एक्टिविटी में आपका जो एक योगदान है, उसको देखते हुए कहते हैं ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि पूर्व कथन और पूर्व अनुमान जो है मनोवैज्ञानिक और शिक्षक लगा लेते हैं। मापन के परिणाम के आधार पर मापन का जो रिजल्ट निकलता है उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं
कि बालक किसी विषय या व्यवसाय में आगे चलकर किस प्रकार की उन्नति करेगा। जैसे कोई बच्चा है, टीचर है, तो जान आता है ना कि इस बच्चे का साइंस अच्छा है, इस बच्चे का मैथ अच्छा है, इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, इसकी राइटिंग अच्छी है। तो एक एक आइडिया लग जाता है कि बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा, ज़्यादा बेटर जाएगा। फिर आगे चलकर हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो हम उसी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं। शैक्षिक मापन के द्वारा ही छात्रों को योग्यता अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शैक्षिक मापन के द्वारा ही छात्रों की जो योग्यता है उसके अनुसार उनको शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन, जो उनकी योग्यता है हमको उसी के हिसाब से उनको डायरेक्शन दिखाना चाहिए, उनके हेल्प करनी चाहिए, उनकी उसी मदद करनी चाहिए। हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हम निपुण हैं, थोड़ी सी कहीं बाधा आ रही है, तो हमको उस चीज़ में हेल्प वही चाहिए होगी जो हम करना चाह रहे हैं। तो मार्गदर्शन भी शिक्षक उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये शैक्षिक मापन के कार्य ये है कि पहले से बच्चा क्या करना चाह रहा है या किस फील्ड में जाना चाह रहा है, उसका एक पूर्व अनुमान जो है वो शिक्षक को, घर वालों को, मनोवैज्ञानिक को हो जाता है। तो शैक्षिक मापन के कार्य से हमको इस चीज़ को जांचने में एक सफलता मिलती है देखने को। पहला पॉइंट, पहला कार्य। दूसरा, तुलना। तुलना को कहते हैं इंग्लिश में कंपैरिजन। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से होता है। मापन के द्वारा ही विद्यार्थियों, कक्षाओं, समूहों, विभिन्न शिक्षण नीतियों में तुलना संभव पाती है। जब अगर मापन नहीं रहेगा तो हम कैसे हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, कैसे हर चीज़ को मेज़र कर पाएंगे। तो उसके जो विद्यार्थी हैं, दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन होता है, डेफिनेटली होता है। घर में दो भाई बहनों में होता है तो स्कूल में तो होगा ही। कक्षाओं में होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी में जहाँ कक्षा बटी रहती है वहाँ पर होता है कक्षा फिफ्थ क्लास के सेक्शन ए वाले काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा किए, बी वाले उस जगह नहीं किए। समूहों के अलग अलग हैं, तो इनमें जो शिक्षण नीतियाँ हैं, जो पढ़ाने का तरीका है, समझने का तरीका है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बच्चों के बीच में कंपैरिजन होता है। प्रारंभिक व्यवहार और अंतिम व्यवहार की भी तुलना के द्वारा मापन किया जाता है। फिर कभी कभी होता है कि हम कोई ऐसे टेस्ट में जाते हैं जहाँ पर हमको पर्सनैलिटी के टेस्ट का नंबर मिलना होता है या कुछ भी चीज़ें रहती है, तो वहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग का बिहेवियर होता है और अंत का जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से भी हमको नंबर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन हर एक बच्चे का हो रहा है, हर एक स्तर का हो रहा है, हर एक ग्रुप का हो रहा है, और किस लिए हो रहा है, पढ़ाई के लिए भी होगा। तो शैक्षिक नीतियों में शैक्षिक चीज़ों को ध्यान में रखकर और फिर बाद में हमारे व्यवहार को भी एनालिसिस करके हमें नंबर या मापन में नंबरिंग दी जाती है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं थर्ड पे, परामर्श एवं निर्देशन। ये इसमें शैक्षिक मापन का क्या कार्य है। मापन के द्वारा छात्रों को परामर्श तथा निर्देशन भी दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, हमें एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, समझाया जाता है, आदर्श के साथ आदेश भी दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। व्यवसायिक निर्देशन हेतु छात्रों की अनेक प्रकार की रुचियाँ, बच्चों का जिधर जिस सेक्टर में, जिस फैक्टर में जो है कह सकते हैं कि रुचि हो, इंटरेस्ट हो, अभियोग्यताओं और रुझानों का अध्ययन करना, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको ध्यान में रखना, पालकों को उसकी बुद्धि और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने में कहना। जैसे बच्चे की जो शारीरिक चीज़ें हैं, जो मेंटल चीज़ें हैं, जो उसकी करने की क्षमता है, योग्यता है, उसको उसके अनुसार से गाइडेंस करना। तो ये शैक्षिक मापन है, क्योंकि हम पहले मेजरमेंट कर लेते हैं, समझ में आता है कि कौन सा बच्चा किस विषय में अच्छा है या किस फील्ड में अच्छा जा रहा है। क्योंकि टीचर लोग एक्टिविटी करवाते हैं ना, जैसे डिबेट में कोई बच्चा हर बार टॉप कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि आप स्पीकर की लाइन में जाओ, या कोई जहाँ पर कुछ बोलने का है, किसी की वॉइस बहुत अच्छी है तो कहते हैं कि आरजे वगैरह ज्वाइन करो, या सिंगिंग वगैरह के फील्ड में कोई डांस कर रहा है तो डांस के लिए, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है तो फिजिक्स में अलग चीज़ें हैं, कोई मैकेनिकल में अच्छा है। तो ये मापन पहले टीचर कर लेते, फिर तभी तो बता पाते हैं कि बेटा आप इस फील्ड में जाओ। तो ये कहीं ना कहीं परामर्श और निर्देशन देने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है निदान। निदान आप जान ही रहे हैं, सोल्यूशन। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों की जो कमजोरी, जो वीकनेस है, लैक है, दुर्बलताएं हैं, वीक पॉइंट है उनके, समस्यात्मक और समायोजित व्यवहार का निराकरण करने से पूर्व निदान करना अति आवश्यक है। आपको हर एक चीज़ को, जो दिक्कतें हैं बच्चों की, जो वीकनेस है, उनके साथ आप उसका अलग बिहेव करने के बजाय पहले उसको उसका सल्यूशन ढूंढो। समस्या जानो, कारण जानो, फिर उनको सल्यूशन दो। मापन के अनेक उपकरण द्वारा निदान कार्य किया। मापन के बहुत सारे अलग अलग उपकरण होते हैं जिसके द्वारा निदान का कार्य किया जाता है। इस कठिनाइयों और कमजोरियों और को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था का आधार भी मापन के आधार पर प्रदान किया जाता है। निदान परीक्षाएं बालक के उपचार में बहुत सारी, क्योंकि आप जब जानते हो, जैसे जब हमारा मेजरमेंट होता है तो हमको क्या पता चलता है कि
कि कौन सा सब्जेक्ट में हम वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा खराब है, कहाँ पर हमारे नंबर कट रहे हैं, तो हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, डेफिनेटली करते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ बहुत होती है कि जिन बच्चों का जिस सब्जेक्ट में वीक पॉइंट होता है, तो फैमिली, टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलकर उस सब्जेक्ट में जो कमियां होती हैं उसको 2 घंटे, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मैथ में आपकी दिक्कतें हर बार हो रही है तो आप मैथ को 3 घंटे 4 घंटे शुरुआत से लगाइए। आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले लगाते हैं इसलिए आपको दिक्कत होती है, आप शुरू से लगाते चलिए, शुरू से पूछिए, भेज दीजिए, सॉल्व करके मिलेगा, कार्य होगा, बताया जाएगा, लेकिन आप लोग का इंटरेस्ट नहीं दिखता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कमजोरी बनती जाती है। तो शुरू से लड़ते रहिए, फाइट करते रहिए, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसमें मापन की तरह निदान का भी कार्य बढ़िया किया जाता है। बात कर लेते हैं संशोधन की सुधार में। ये क्या है? छात्र की कमजोरी और दुर्बलता के ज्ञान के बेस पर अध्यापक अनेक संशोधन के कार्य भी कर सकता है तथा शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में परिवर्तन ला, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि बच्चों में ये चीज़ें की दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है और इस दिक्कत को लेकर बहुत सारे बच्चे ग्रसित हैं, तो आप पाठ्यक्रम में या शिक्षण का जो पढ़ाने का तरीका है, टेक्निक है, उसमें कुछ चेंज लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे भी बच्चों का इंटरेक्शन होता है, फिर वो उसमें पढ़ने में मन लगाते हैं और आपको इम्प्रूवमेंट करना ही करना पड़ेगा। आगे देखिए, अनुसंधान और शोध के कार्य में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शोध, शैक्षिक शोध के लिए मापन बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अनुसंधान के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, मापन के उपकरणों की हम सहायता ले सकते हैं और मापन के द्वारा एकत्रित आंकड़े का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम सरल और विश्वसनीय चीज़ों को, प्रमाणिक चीज़ों का कार्य करते हैं। क्योंकि हम जब ऐसे कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम उसे मेजरमेंट करते हैं, अच्छा इतनी ग्रोथ हुई, यहाँ तक ये कार्य हो गया, हमने ये सोल्यूशन को डाला तो उसका ये रिजल्ट निकला। तब अपने रिसर्च के काम में भी जो है मेजरमेंट का, नंबर्स का ध्यान रखते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। वर्गीकरण की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। मापन परिणाम के आधार पर छात्रों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण भी किया जाता है। जैसे एक वीक की कैटेगरी में बच्चों को डाल दिया जाएगा, फास्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाल दिया जाएगा, एक्सीलेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे कैटेगरी बना दी जाएगी। या कोई गेम में खेलवाना है, कोई गेम खेलने का प्रैक्टिकल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसमें कोई एग्जीबिशन हो रहा है तो उसमें बांट देते हैं, रंगोली कॉम्पिटिशन हो उसमें बांट देते हैं। तो क्षमताओं के भी आधार पर कभी कभी होता है कि कभी कमजोर बच्चों को तेज बच्चों के साथ, कभी तेज बच्चों को और तेज बच्चों के साथ, ऐसा एक ग्रुप बनाया जाता है कि बच्चों का ग्रोथ हो पाए। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सीखते हैं। आप मेरे से बात से इतनी बात से सहमत है? मैं फिर एक बार बता रही हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि शैक्षिक मापन के कार्य क्या होते हैं। कोई 2 कार्य आपको लिखने को आ सकता है। तो भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी की जगह पे आप पूर्व अनुमान या पूर्व कथन लिख सकते हैं बच्चों के बारे में। तुलना करने के लिए भी जरूरी है, परामर्श और निर्देशन के लिए भी जरूरी है, बहुत हेल्प करता है, कार्य करता है। निदान करने के लिए, संशोधन करने के लिए, अनुसंधान और शोध के कार्य का डाटा निकालने के लिए और वर्गीकरण करने के लिए। तो 7 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए, राइट। अब आप इसमें से कोई भी 3 जो है आप अपने तरीके से याद कर लिए, समझ लीजिए, अगर बनता है तो आप इसमें से प्रश्न उठाकर लिख सकते हैं। चले आगे, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बात करना है अब हमको जो दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में आज जानेंगे, वो है मापन की विशेषताएं। क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट जानते हैं कि विशेषता में मापन में संख्यात्मक ज्ञान, जानकारी का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मापन में आप 1 2 3 संख्याओं का ही खेल है, तो संख्याओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है। जी हाँ, क्योंकि हमें इससे प्रमाण मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है कि हम कितने स्तर तक है, किस नंबरिंग तक है, वो हमें जानकारी होती है। या मूल्यांकन का एक बहुत ही अच्छा अंग है, ये मूल्यांकन का ही अंग है, ध्यान रखिएगा। मापन में यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तुओं की मात्रा कितनी। मापन के द्वारा हम ये मेजर कर सकते हैं कि वो ग्राम में है, किलोग्राम में, फिट में, इंच में कितना है, आखिर दर्जन में है, किलो में है, 2 किलो में है, लीटर में है। तो हम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर की जो संज्ञा उसको प्रदान करते हैं, जो गिनती करना उसको देते हैं, वो मापन की विशेषता के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो जो नंबर का एक आंकड़ा हम उसको देते हैं वो मापन के द्वारा देते हैं। पांचवा पॉइंट है, मापन में आंकड़ों के प्रयोग से वस्तु का मात्रात्मक रूप शीघ्र हो जाता है। जब हम मापन के आंकड़ों को देखते हैं ना, तो जो मात्रात्मक रूप है उससे हमें पता चलता है कि इस वस्तु की कितनी एक्चुअल में वैल्यू है या बनती है। मापन एक संकुचित प्रक्रिया होती है, ठीक है, बहुत ढील ढाली प्रक्रिया भी कभी कभी है, क्योंकि मापन कभी कभी एक्यूरेट नहीं होता है। तो उससे एक कह सकते हैं कि ठीक है, सिमिलर है, बहुत दिक्कत की बात नहीं होती। हम एक अनुमान लगा के उस लेवल तक सोचते हैं कि इसका इतना मापन है या इतना मूल्यांकन हो रहा है। मापन के द्वारा एक निश्चित अंक की प्राप्ति होती है। हाँ, क्योंकि आपको 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर ऐसे नंबर मिलते हैं। पहले था कि हाँ तेज, अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट ऐसी संज्ञा मिलती थी, अब हमें वो नंबर में मिल रहा है।
मापन के माध्यम से किसी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि की एक सांख्यिकी गणना में सहायता होती है। तो आप थर्मामीटर से, स्केल की सहायता से माप सकते हो। आप लंबाई, चौड़ाई कितनी, लंबाई कितना के ये अरे लंबा हो गया है, छोटा है अभी ये है, तो उसका क्या होता है कि 5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है, 8 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, जैसा भी है, तो उसका एक पूर्व अनुमान का एक संख्या मिल जाती है। तो वो सब ये विशेषताएं हैं जो मापन की है, जो कि मैंने 8 पॉइंट आपको लिया और सिंपल सिंपल लिया कि ताकि आपको याद रहे, आप एग्जाम के टिल डेट तक याद कर पाएँ। इसीलिए इस मोटिव से है कि शॉर्ट टर्म में चीज़ें अच्छे से बताएंगे, सेकेंड सेमेस्टर से बेस्ट करेंगे, बट फ्रेंड्स आपके समर्थन, आपके सपोर्ट से ये चीज़ें हो पाएंगी। चलते हैं आगे, ये आपका टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मापन के जो तत्व हैं या अंग हैं वो क्या क्या हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मापन के तत्व अथवा अंग के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं जिनके सहयोग या प्रयोग से मापन की क्रिया संपन्न होती है। मापन का अंग का मतलब क्या है कि उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी, सम्मिलित होंगी, जिनकी सहायता से आप मापन कर पा रहे हैं। मापन में मुख्यतः 4 तत्वों में बांटा गया। अब मेनली इसको किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, कुछ भी चीजें हमें मापनी है, तो उसके लिए 4 मेजर फैक्टर है जिनकी हेल्प से या जिनकी सहायता से हम उसको आसानी से माप पा रहे हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, पहला पॉइंट है कि जिसका मापन करना है, जिसका मापन करना है। मापन के अंग के अंतर्गत सर्वप्रथम कोई वस्तु, मनुष्य अथवा क्रिया आती है। मापन के अंतर्गत, मापन के अंगों के अंतर्गत कोई वस्तु है या कोई मनुष्य है या कोई क्रिया आ सकती है जिससे किसी निश्चित विशेषता का हमें मापन करना होता है। हम वस्तु के जैविक हो सकती है अजैव, मतलब ये कह रहा है कि जिसका मापन करना, चाहे वो व्यक्ति होगा, आदमी होगा, मनुष्य होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, जानवर होगा, पक्षी होगा, कोई सामान होगा, कोई मूल्यांकन होगा, कोई मैकेनिकल सामान होगा या कुछ भी होगा, कोई मेजरमेंट होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसको, जिसका मापन करना है वो जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है, हम उसको मापते हैं। जिसका मापन करना है भाई, जिसको मापना है वो तो होना ही चाहिए, तो वो मापने की जो क्रिया है वो मनुष्य में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट, एक अंग तो ये होगा कि जिसका मापन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदा वो होता है, दूसरा पॉइंट अंग है निश्चित विशेषता। मनुष्य और वस्तु अथवा क्रिया की वह विशेषता जिसका हमें जो चीज़ मापनी है। अगर लंबाई नापनी है तो हम सामान से हम लंबाई नापेंगे ना, 4 बच्चों को खड़ा करके लंबाई नापेंगे। अगर हमको पहले से पता है कि हमको इनकी बुद्धि का लेवल नापना है तो हम बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने जो पढ़ाया था आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास में, उसके मेजर के द्वारा मेजर करेंगे। या आपको कोई और गुण मेजर करना, आर्ट का कोई मतलब चेक करना है कि बच्चे आर्ट बना पाते हैं तो आर्ट का टेस्ट लेंगे। तो हमें निश्चित विशेषता का मतलब है कि वो पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए कि आपको आखिर मेजर क्या करें, कि बच्चों में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, सिमिलरिटीज़ होती है, डिसिमिलरिटीज़ होती है, बहुत कुछ होता है। तो आप किस पहलू को मापना चाहते हो ये पहले आपका फिक्स होना चाहिए। उपकरण एवं विधि, अब ये क्या है ये जानते हैं। किसी भी वस्तु और मनुष्य अथवा क्रिया की विशेषता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाना। अब हम कोई चीज़ अगर माप रहे हैं, किसी की माप रहे हैं, तो जो जो सामान को हम लेकर मापते हैं जिसकी हेल्प से, जैसे लंबाई मापनी होगी तो इंच टेप लेंगे ना। बड़ी बड़ी स्केल सबके हाथ थोड़ी होती है, वो हर जगह बना बना थोड़ी रहता है दीवारों पर। तो हम लोग के पास जो इंच का टेप आता है, हम उससे मापते हैं कि कितनी इंच हमारी लंबाई बड़ी, मोटाई बढ़नी हो तो वो जो टेप आता है कपड़े नापने वाला, वो वाला टेप से हम करते हैं। ठीक है, और कुछ हमें मापना रहता है कि हम गोला प्रकार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्केल को लेके कॉपी में मापते होते हैं। कपड़ा है मीटर में कटता है, उसके हिसाब से नापते वगैरह, या लीटर में दूध नापते हैं, या जो भी है, चाहे कुछ भी हो। मनुष्य भी नाप लिया, वो भी घर वर नापते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है तो उसमें नापते हैं। तो जो टेप वगैरह लेके और रस्सी वगैरह लेके, रोप वगैरह लेके जो नापते हैं करते हैं, तो वो सब क्या है उपकरण की विधियाँ की नापने में जो जो उपकरण मिल रहे हैं, मतलब कार्य में आ रहे हैं। मापनकर्ता, मापने वाला व्यक्ति विशेष जो किसी वस्तु या वस्तु को जो माप रहा है। अब मापन करता कोई मापने वाला भी तो होगा, रोबोट थोड़ी होगा। तो ये सारे क्या है, ये मापन के आवश्यक तत्व हैं कि पहले एक माप जिसकी तुलना करनी वो होना चाहिए, क्या पॉइंट तुलना करनी वो होना चाहिए, उप तुलना करने का सामान भी होना चाहिए, और मापन करता एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ये सारे क्या है मापन के अंग है जो मैंने आपको आज की इस क्लास में बताया। तो फ्रेंड्स आज की मैं क्लास करूँगी यहीं पर ओवर। आपकी ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस में लूँगी, छोटा रीजन इसलिए लूँगी ताकि आप जो पढ़िए वो टॉपिक आपको एक दिन में पूरा क्लियर रहे, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए वीडियो दोबारा देखना पड़े। लेकिन आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप मेरी बात को बहुत प्रॉपर तरीके से सुनेंगे। तो मैंने आज आपको 3 टॉपिक से मिलवाया। पहला टॉपिक शैक्षिक मापन के कार्य थे, हाई शैक्षिक मापन, तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको मिलवाया वो मैंने आपको क्या बताया, विशेषताएं बताई। ठीक है, विशेषताएं 8 विशेषताएं मैंने शेयर की, कोई भी 3 या 4 आप याद रखिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया वो मापन के तत्व बताया या अंग बताया। तो आज मैं 3 टॉपिक लेकर
लेकर आई थी और तीनों पे फुल डिस्कस आपके साथ किया है। अब नेक्स्ट क्लास आपकी जो शैक्षिक मापन की होगी उसमें आपको शैक्षिक मापन के जो चर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो इनके स्तर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, इन दोनों से प्रश्न बहुत बनता है। तो मैं आपको इनके जो लेवल वगैरह हैं उनके बारे में फुल डिटेल में सारी चीज़ों को शेयर करूँगी, उदाहरण भी दूंगी। अपना बेस्ट आपको परफॉर्म करने का पूरा एक मौका मेरे तरफ से भी रहेगा और आपकी तरफ से भी कि आप अच्छे से अच्छा करो, बेस्ट से बेस्ट करो। अब आपको इस बार मैं वही तुली हुई चीज़ों को सिखाऊंगी, बताऊंगी, जो आपको आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके एग्ज़ाम में मदद करेगी। इस बार मेरा टारगेट वही है कि मैं अभी से उस चीज़ों को लेकर चलूंगी। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। क्लास कैसी रही ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए। बाय बाय।